पुराने ज़माने की बात है। इस दौर में शिकार का शौक आज के ज़माने से कहीं ज़्यादा हुआ करता था। लोग शिकार को सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि फ़ख्र और तफरीह भी समझते थे। इत्तेफाक से एक दिन दो शिकारी अपने घरों से निकले। दोनों ने अपनी कमानें उठाईं, तरकश में तीर डाले और जंगल की तरफ रवाना हो गए ताकि किसी चरिंद परिंदे का शिकार कर सकें। उनके पास शिकार के लिए तीर भी थे और हौसला भी। चलते चलते वो एक हरे भरे और घने जंगल में जा पहुंचे। जंगल इतना सरसब्ज और दिलकश था कि एक शिकारी बे-इख्तियार रुक गया और कहने लगा, आओ दोस्त, कुछ देर आराम कर लेते हैं। ये जगह कितनी खूबसूरत है, हम तो मुद्दत से ऐसी ही किसी जगह की तलाश में थे। ये शिकार गाह भी है और शेर गाह भी। मगर दूसरा शिकारी ज्यादा तजर्बाकार था। वो हर वक्त मकसद पर नजर रखता था। इसने फौरन जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, उन चीजों की तरफ ध्यान ना दो जो तुम्हें लुभा रही है। बेहतर यही है कि अपने काम पर तवज्जो दो। कल का किसी को कुछ पता नहीं। मुमकिन है अगर हम कल आएं तो हमें इससे भी ज्यादा खूबसूरत परिंदे मिल जाएं। इसलिए देर न करो, आओ जाल बिछाते हैं ताकि जल्दी से शिकार करके घर वापस जा सकें। मालूम नहीं किस्मत में क्या लिखा है। ये सुनकर दोनों ने एक मुनासिब जगह देखी, जाल बिछाया, इसमें दाने बखेर दिए और एक पत्थर के पीछे छप कर बैठ गए। दोनों दम साधे इंतजार करने लगे कि कोई परिंदा आए और शिकार हाथ लगे। काफी देर गुजर गई, थकन होने लगी और आंखें बोझल हो गईं। अचानक उन्होंने देखा कि एक निहायत खूबसूरत परिंदा वहां आ गया है और दाने चुगने के लिए नीचे उतरा है। दोनों शिकारियों ने अपनी सांसें रोक लें और चार आंखों से मंजर देखने लगे। जब परिंदे ने दाने देखे तो उसकी बसीरत की आंखें बंद हो गईं। वो वहीं बैठकर दाने चुगने लगा। इसी लम्हे पहले शिकारी ने जाल की रस्सी खींची और वो बेचारा परिंदा जाल में फंस गया। दोनों शिकारी खुशी से चिल्ला उठे। जाल के करीब पहुंचे तो देखा कि परिंदा जोर जोर से फड़फड़ा रहा है। उन्होंने इसे जाल से निकाला और एक पिंजरे में बंद कर दिया। जब जरा सुकून हुआ तो उन्होंने देखा कि असर की नमाज का वक्त हो चुका है और सूरज भी गुरूब होने वाला है। चनांचे दोनों ने अपना सामान समेटना शुरू कर दिया और वापसी की तैयारी करने लगे। लेकिन पहले शिकारी के दिल में लालच जाग उठा। वो चाहता था कि वहीं ठहरे और एक और खूबसूरत परिंदा पकड़े। इसने अपने दोस्त से कहा, अभी तो हमारा वक्त जाग रहा है और तुम वापसी की तैयारी कर रहे हो। दूसरे शिकारी ने समझाते हुए कहा, हमारी किस्मत में यही लिखा था। अब रात होने वाली है, यहां रुकना ठीक नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जंगल से कोई दरिंदा निकल आए और हमारी जान ले ले। मगर पहले शिकारी पर लालच गालिब आ चुका था। इसने कहा, यहां कोई खतरा नहीं, चारों तरफ सुनसान इलाका है। मैंने यहां कभी कोई शेर या दरिंदा नहीं देखा। ये सुनकर दूसरा शिकारी बोला, बहरहाल अपनी मर्जी के तुम खुद मालिक हो। अगर तुम नहीं जाना चाहते तो यहीं रुक जाओ, मगर मैं हर हाल में वापस जाऊंगा। इस परिंदे को भी साथ ले जाऊंगा, इसे बीच कर आधी रकम तुम्हें दे दूंगा। ये कहकर वो शिकारी अपने दोस्त को वीरान जंगल में छोड़कर परिंदे को साथ लेकर चल पड़ा। कुछ फासले पर पहुंचा तो इसे घोड़ों के समूह की आवाज सुनाई दी। इसने देखा कि चंद सवार शहर के दरवाजे से अंदर जा रहे हैं। वो एहतरामना एक तरफ रुक गया, मगर जब सवारों ने इसे देखा तो वो भी ठहर गए। तब इसने देखा कि शहर का हाकिम खुद उसकी तरफ आ रहा है। हाकिम ने पूछा, ए शख्स, तुम यहां क्यों खड़े हो? शिकारी आगे बढ़ा और बोला, जनाब, मैं शिकार से वापस आ रहा हूं। फिर इसने वो खूबसूरत परिंदा दिखाया जो उसने अपने दोस्त के साथ पकड़ा था। हाकिम ने परिंदा देखा तो हैरत से कहा, वाकई ये तो बहुत खूबसूरत परिंदा है। क्या तुम इसे फरोख्त करोगे? मैं चाहता हूं कि ये मेरे बाग की जीनत बने और अपनी मीठी आवाज से दिल खुश करे। शिकारी ने अदब से कहा, जनाब, आपको पूरा इख्तियार है, लेकिन यह परिंदा मैंने अपने शिकारी दोस्त की मदद से पकड़ा है। अगर आप इजाजत दें तो मुझे कुछ दिन की मोहलत दीजिए ताकि मैं अपने दोस्त के आने का इंतजार कर सकूं। फिर हम दोनों आपके पास हाजिर हो जाएंगे। इसने मजीद कहा कि यकीनन मेरा साथी भी इस बात को पसंद करेगा कि हमारा ये परिंदा आपके बाग की जीनत बने और दूसरे परिंदों के साथ मिलकर बाग की रौनक बढ़ाए।
हाकिम ने ये बात सुनी और प्यार से बोला, हाँ मुझे कोई एतराज नहीं, मैं कुछ दिन इंतजार कर लूंगा। जब तुम्हारा साथी जंगल से वापस आ जाए तो तुम दोनों महल में आ जाना, मैं अच्छी खासी रकम देकर ये परिंदा खरीदूंगा। ये कहकर हाकिम अपने साथियों के हमरा आगे रवाना हो गया और शिकारी को इसके हाल पर छोड़ दिया, जो हैरत से अपने नाखून दांतों से काट रहा था। दूसरा शिकारी हाकिम के पास जाने और परिंदा फरोख्त करने के इंतजार में घड़ियां गिनने लगा। इसी इंतजार में चंद दिन गुजर गए, मगर पहले शिकारी के घर आने की कोई खबर ना मिली और उसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। आखिरकार वो अपने दोस्त के घर पहुंचा ताकि इसकी बीवी को सारा वाकया बताए और दोस्त की गैर मौजूदगी में परिंदा फरोख्त करने की इजाजत ले सके। जब इसने दरवाजे पर दस्तक दी तो ये देखकर हैरान रह गया कि इसका दोस्त जख्मी है। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, सर, बाजू और पांव पर पट्टियां बंधी हुई थीं। दूसरे शिकारी ने इसका माजरा पूछा तो वो बोला, तुम्हारे जाने के बाद मैं सूरज गुरूब होने तक वहीं रहा। जब रात का अंधेरा छा गया तो मुझे जंगल से खौफ आने लगा। मैंने वापसी का इरादा किया ही था कि अचानक एक खूनखार और खौफनाक चीता नजर आ गया। वो बताने लगा कि मैंने घोड़े को अल्फाड़ लगाई, मगर चीता हमें खाने पर तला हुआ था। इसने घोड़े की गर्दन को अपने खौफनाक पंजों और जबड़ों में दबा लिया। मैं इस कदर खौफजदा था कि मुझे यह ख्याल ही ना रहा कि खंजर से चीते का काम तमाम कर दूं। बदहवासी में मैं घोड़े से कूद पड़ा और भाग निकला और बेचारे घोड़े को चीते के हवाले कर दिया। ये बातें सुनकर दूसरे शिकारी ने एक सर्द आह भरी और कहा, मेरे दोस्त, अफसोस कि तुमने मेरी बात न मानी, मगर शुक्र है कि कम अज कम तुमने अपनी जान तो बचा ली। फिर इसने कहा, रास्ते में मुझे शहर का हाकिम मिला था, वो ये परिंदा खरीदना चाहता है। अब जल्दी तैयार हो जाओ ताकि हम परिंदा ले जाकर फरोख्त कर दें। पहले शिकारी को यकीन नहीं आ रहा था कि परिंदा इतना कीमती होगा। वो बोला, क्या वाकई हाकिम को हमारा ये परिंदा पसंद आ गया है? क्या वो हमें अच्छी खासी रकम देगा? दूसरा शिकारी मुस्करा कर बोला, वो जो भी दे दे हमें कबूल है, चाहे मुफ्त में ही ले ले। दोनों दोस्त बड़ी रकम की उम्मीद लगाए परिंदे का पिंजरा उठाकर हाकिम के महल की तरफ रवाना हो गए। हाकिम ने परिंदे को गौर से देखा और कहा, मैं इस परिंदे के एवज तुम्हें 1000 दिनार देने के लिए तैयार हूं। 1000 दिनार का नाम सुनते ही शिकारी खुशी से झूम उठा और बोला, जनाब आली, मैं आपका बेहद ममनून हूं और अभी ये परिंदा तुम्हारा माल है। लेकिन पहला शिकारी, जो जंगल में ही रह गया था और जख्मी हालत में था, जरा लालची निकला। इसने फौरन एतराज किया और कहने लगा, नहीं जनाब आली, मेरा दोस्त परिंदों की खरीद और फरोख्त से नावाकिफ है, इसलिए बेहतर यही होगा कि अब ये परिंदा मुझे वापस दे दे ताकि मैं मकामी ताजिरों से इसकी कीमत का तयन करा सकूं। इसके बाद यही परिंदा मैं आपको ही फरोख्त कर दूंगा। फिर इसने अपने जख्मों की तरफ इशारा करते हुए कहा, आप जरा मेरे जख्मों को ही देख लें। इस परिंदे के शिकार के लिए मैं अपनी जान से हाथ धोने के करीब था। हाकिम ने इसकी बात सुनी और कहा, बेशक तुम इस परिंदे को ले जाओ और उसकी कीमत का तयन करा लो, फिर जो मुनासिब कीमत होगी मैं इसे खरीद लूंगा। ये सुनकर दोनों शिकारी महल से रुखसत हो गए। लेकिन दूसरा शिकारी अपने दोस्त की इस हरकत से दिल ही दिल में बहुत नाखुश था। वो चलते हुए बोला, आखिर क्या जरूरत थी तुम्हें ऐसा करने की? और शहर में ऐसा कौन सा शख्स है जो हमें इस परिंदे के एवज 1000 दिनार देगा? पहला शिकारी, जिस पर लालच सवार था, फौरन बोला, इस परिंदे की कीमत उन बातों से कहीं ज्यादा है, इसलिए जरूरी है कि हम चंद परिंदा फरोश दुकानदारों के पास जाएं। अगर उन्होंने इसे खरीदना चाहा तो 1000 दिनार से ज्यादा लेकर इसे फरोख्त करेंगे। फिर वो कहने लगा, और अगर उन्होंने कम कीमत लगाई तो तुम्हारी बात दुरुस्त होगी। ये भी तो हो सकता है कि ये कोई नायाब परिंदा हो, इसलिए हमें अपने वक्त को ठोकरें नहीं मारनी चाहिए। यूं दोनों शिकारी इस बहस के बाद चंद परिंदा फरोश दुकानदारों के पास गए। वो पूछते पूछते 2-3 तजर्बाकार दुकानदारों तक पहुंचे। दुकानदारों ने परिंदे को गौर से देखा और कहा, इस परिंदे की कीमत 50 दिनार से ज्यादा नहीं है। ये सुनकर दूसरा शिकारी बोला, मेरे दोस्त, अब तुमने खुद देख लिया,
हाकिम हमें इस परिंदे की असल कीमत से कहीं ज्यादा देने को तैयार है। आओ अब हिर्स और लालच से हाथ खींच लो। मगर लालची शिकारी कहाँ मानने वाला था। वो बोला, क्या तुम चाहते हो कि हम ये परिंदा हाकिम को फ्री में दे दें? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम आज घर जाकर आराम करते हैं और कल हाकिम के पास जाकर साफ साफ कह देंगे कि इस परिंदे के एवज हम 2000 दीनार लेंगे। अगर हाकिम ने ये बात तस्लीम ना की तो तुम्हारी बात दुरुस्त होगी, फिर जो तुम कहोगे मुझे मंजूर होगा। यूं उसने अपनी बातों से अपने दूसरे दोस्त को भी राजी कर लिया। आखिरकार ये तय हुआ कि हाकिम को परिंदे की कीमत 2000 दीनार बताई जाएगी, जिसे दूसरा शिकारी मजबूरी में मान गया। अगले दिन दोनों दोस्त हाकिम के महल में पहुंचे। हाकिम ने परिंदे को देखकर खुशी से कहा, बहुत खूब, ये परिंदा मुझे बेहद पसंद आया है और मुझे मालूम है कि तुमने जरूर बाजार से इसकी कीमत लगवाई होगी। बताओ, जो कीमत मैंने बताई थी वो कम निकली या ज्यादा? ये सुनकर पहला लालची शिकारी आगे बढ़ा और बोला, जनाब हाकिम, जैसा कि हमने तय किया था ये परिंदा तो आप ही का है, लेकिन बाजार के दुकानदारों ने इसकी कीमत 1000 दीनार से ज्यादा बताई है। अब आप खुद जानते हैं। ये सुनकर हाकिम ने जरा तवक्कुफ किया, फिर एक बार फिर प्यार से परिंदे के ऊपर हाथ फेरा और नरमी से कहने लगा, अगर ऐसा है तो मैं पहले वाली कीमत से 1000 दीनार और बढ़ा देता हूं। मेरा ख्याल है कि इस परिंदे की कीमत 2000 दीनार काफी और मुनासिब होगी। ये सुनकर दूसरे शिकारी ने फौरन कहा, जनाब हाकिम, यही बेहतर है। यह कीमत तो हमारी जान से भी कहीं ज्यादा है। अब यही कीमत हमें दे दीजिए, हम ज्यादा देर तक इस परिंदे की देखभाल नहीं कर सकते। लेकिन अभी वो अपनी बात मुकम्मल भी ना कर पाया था कि इसके दूसरे साथी ने बीच में ही बात काट दी और बोला, जनाब हाकिम, आपका साया हमेशा हम पर सलामत रहे, लेकिन सच ये है कि इस परिंदे की कीमत उन बातों से कहीं ज्यादा है। ये सुनकर हाकिम ने परिंदे को दोबारा आहिस्ता से पिंजरे में रखा और संजीदा लहजे में कहा, अगर यह कीमत तुम्हें मंजूर नहीं तो तुम दोबारा जा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन जल्द ही कोई फैसला कर लो, क्योंकि मैं इस परिंदे की जुदाई ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। उधर लालची शिकारी का लालच रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा था। वो रोज बरोज मजीद दो दिल होता जा रहा था और किसी एक फैसले पर पहुंच ही नहीं पा रहा था कि क्या करे और क्या ना करे। इसी कश्मकश में इसने अपने साथी से कहा, तुमने खुद देख लिया है कि हम हाकिम से जो भी कीमत मांगेंगे वो हमें देने के लिए तैयार है। ये नायाब परिंदा है और हाकिम इसकी कीमत से कहीं ज्यादा देने का इरादा रखता है। मगर दूसरे शिकारी ने फौरन जवाब दिया, लेकिन दुकानदारों ने तो उसकी कीमत सिर्फ 50 दीनार लगाई थी। पहला शिकारी बोला, यह भी तो हो सकता है कि उन्हें इसकी असल कीमत मालूम ही ना हो सकता है उन्होंने कभी ऐसा परिंदा देखा ही ना हो। इस पर दूसरा शिकारी बोला, अगर सच पूछो तो मैं हाकिम की बातों को भी पूरी तरह दुरुस्त नहीं मानता। मुझे इस बात का डर है कि कहीं हाकिम के दिल और दिमाग में कोई और ही तजवीज ना हो। ये कैसे मुमकिन है कि वो हमारी हर बात मानता जाए और हर कीमत कबूल करता रहे। पहला शिकारी हंसा और बोला, ये तुम्हारा वहम है। ये परिंदा इसे वाकई पसंद आ गया है। मुमकिन है वो ये चाहता हो कि हम दोबारा कोई और परिंदा भी पकड़ें और उसके पास ले आएं। ये कहकर पहला शिकारी जौहरी की दुकान की तरफ चल पड़ा। दूसरा शिकारी हैरान होकर बोला, अब कहाँ जा रहे? पहला शिकारी कहने लगा, हाकिम हमें जो कीमत देना चाहता है इससे हमारी हालत यकसर बदल जाएगी। इसीलिए मैं जौहरी की दुकान पर जा रहा हूं ताकि कोई कीमती हीरा खरीद सकूं। ये सुनकर दूसरे शिकारी ने बेजारी से कहा, अरे बाबा, मुझे तुम्हारी बातों से कोई लेना देना नहीं। अब न कोई बोझ है और न ही बारबरदारी के लिए कोई जानवर, और तुम अभी से हीरों की खरीदारी में क्यों लग गए हो? लेकिन साथी की बातों का इस पर कोई असर न हुआ। वो सीधा जौहरी की दुकान पर पहुंचा, वहां लंबी चौड़ी बातें की और फिर वापस घर आ गया। इसके बाद इसने परिंदे का पिंजरा उठाया और हाकिम के दरबार में जा पहुंचा। इस बार भी हाकिम ने उनका हाल अहवाल पूछा, परिंदे को देखा और जोर से हंसने लगा। कुछ देर बाद बोला, खूब, आखिर तुम किसी नतीजे पर तो पहुंच ही गए हो।
مجھے بھی یہ پرندہ بہت پسند آ گیا ہے، اس لیے بہتر ہوگا کہ اس کی آخری قیمت مجھے بتا دو۔ پہلا یعنی لالچی شکاری بولا، جناب حاکم، میرا خیال ہے کہ اس کی قیمت 5000 دینار تک ہو سکتی ہے، لیکن ایک پرندہ فروش تاجر اس شہر میں آنے والا ہے، وہی اس کی صحیح قیمت بتا سکتا ہے۔ آپ مہربانی کریں اور ہمیں مزید ایک دن کی مہلت دے دیں، تاکہ نہ ہمارے دل میں کوئی وہم رہے اور نہ آپ کے دل میں۔ یہ سن کر حاکم کچھ دیر خاموش رہا، پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ جب ہنس ہنس کر تھک گیا تو بولا، ہاں تم ٹھیک کہتے ہو، میں کل تک صبر کر لیتا ہوں، لیکن اس سے زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ پہلا شکاری بولا، جی ہاں، ہم آپ کی بات کو سمجھتے ہیں، کل ہم یہ پرندہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ یوں وہ دن بھی ہوا کی طرح گزر گیا۔ اگلے دن دونوں شکاری پرندے کا پنجرہ لے کر محل پہنچے۔ کافی دیر تک حاکم سے باتیں کرتے رہے، ہنسی مذاق بھی ہوا، پھر اصل بات کی طرف آئے۔ حاکم نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا تمہیں اس پرندے کی صحیح قیمت معلوم ہو گئی ہے؟ اور کیا تم 5000 دینار لے کر یہ پرندہ میرے حوالے کرنے پر راضی ہو؟ یہ سننا تھا کہ لالچی شکاری سے رہا نہ گیا، فوراً بول اٹھا، جناب عالی، آپ اس پرندے کی قیمت 10,000 دینار دے دیں، بلکہ یہ نایاب پرندہ 10,000 سے بھی کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ حاکم کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، تم نے اس پرندے کی قیمت بالکل مناسب بتائی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہیں 10,000 کے بجائے 12,000 دینار دے دوں۔ کیا اب تم راضی ہو؟ یہ سن کر دوسرے شکاری نے حیرت سے کہا، جناب اعلیٰ، یہ قیمت تو بہت زیادہ ہے، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہمیں اس پرندے کے بدلے اتنی رقم ملے گی۔ لیکن لالچی شکاری پھر بھی نہ رکا، بولا، ہاں جناب حاکم، آپ کی بات درست ہے، مگر اگر آپ اس قیمت پر بھی ذرا سا اضافہ کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ یہ سن کر حاکم زور زور سے ہنسنے لگا اور خزانچی کو آواز دی۔ خزانچی ڈرتے ڈرتے آیا، ادب سے جھکا اور ہاتھ سینے پر رکھ لیے۔ حاکم نے لالچی شکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ابھی کے ابھی جاؤ اور دنیا کا سارا خزانہ اس آدمی کے آگے ڈھیر کر دو۔ خزانچی گھبرا گیا اور بولا، جناب عالی، میں سمجھا نہیں، میں پورے ملک کا خزانہ اس آدمی کے سامنے کیسے رکھ سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر حاکم نے پرندے کو پنجرے سے نکالا اور فضا میں اچھال دیا اور بولا، یہ پرندہ میرے لیے بہت قیمتی اور نایاب ہے، اور میں اس کی خاطر کوئی بھی قیمت ادا کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ اب لالچی شکاری سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ جب حاکم ہنستے ہنستے تھک گیا تو بولا، یہ پرندہ واقعی نایاب ہے، اور تم نے دیکھ لیا کہ میں اس کے لیے ہر قیمت دینے کو تیار تھا، مگر مجھے اس کی اصل قیمت معلوم نہیں تھی۔ دوسرا شکاری شرمندگی سے بولا، جناب عالی، میں تو شروع ہی سے 1000 دینار پر راضی تھا۔ حاکم نے پہلے شکاری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، لیکن تمہارے اس ساتھی نے تمہیں اس قیمت سے بھی محروم کر دیا۔ میں تو پہلے ہی دن سمجھ گیا تھا کہ یہ شخص اتنا لالچی ہے کہ میری ہر پیشکش ٹھکرا دے گا، اسی لیے میں نے چاہا کہ کچھ دن اسی سوال و جواب میں گزر جائیں اور مجھے بھی تفریح کا موقع مل جائے۔ پھر حاکم نے مسکرا کر کہا، اب میں خوش ہوں کہ میں اس پرندے کا مالک بن گیا ہوں اور مجھے 50 دینار بھی خرچ نہیں کرنا پڑے۔ تم دونوں نے واقعی میری خوب تفریح کر دی ہے۔ لالچی شکاری گھبرا کر بولا، جناب عالی، کیا آپ واقعی ہمیں اس کے بدلے کچھ بھی نہیں دیں گے؟ حاکم نے سخت لہجے میں کہا، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں کوئی سزا نہ دوں، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ تم میرے لیے تفریح کا سبب بنے ہو۔ اب دیر نہ کرو اور میری نظروں سے غائب ہو جاؤ، ورنہ میرا فیصلہ بدل بھی سکتا ہے۔ یہ سن کر دونوں شکاری گھبرا گئے اور محل سے باہر نکل آئے۔ لالچی شکاری تیزی سے بھاگنے لگا کہ کہیں حاکم دوبارہ نہ بلا لے۔ راستے میں اس کے ساتھی نے پوچھا، بھائی بتاؤ، آخر تم نے یہ پرندہ حاکم کو کس قیمت پر بیچا؟ لیکن لالچی شکاری کی حالت ایسی تھی کہ اگر اس کے جسم پر چھری بھی چلائی جاتی تو خون نہ نکلتا۔ بس اتنا ہی کہہ سکا، اسی قیمت پر جس پر حاکم نے خریدا ہے۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔
ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔